का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। दिन की सबसे बड़ी खबर आज दरअसल एक नहीं दो है। एक खबर ऐसी है, अगर आपके काम की है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्या आपको पता है कि ऑनलाइन कंपनियां कुछ ऐसी धोखाधड़ी आपके साथ कर रही थी जो आपको शायद पता भी नहीं चल रही थी, और सरकार की नज़र उस पर पड़ी है और उस पर सख्ती की तैयारी हो गई है। क्या वो धोखाधड़ी थी, कैसे सख्ती होगी, ये जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। और एक खबर होगी जीएसटी से जुड़ी। जीएसटी का रिवैम्प होना ही था और होने की शुरुआत हो गई है। क्यों होना था, कैसे रिवैम्प होगा, ये जानेंगे। लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। शुरुआत मॉनसून के साथ होगी। आज शुरुआत करेंगे हम मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून की गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार। देर से आया लेकिन देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। जितने समय में फैलना था उससे 6 दिन पहले ही फैल गया। कैसा है मॉनसून का मिजाज, ये जानेंगे। विदेश में निवेश करने वाले हो जाएं सावधान। सरकार ने आपके ऊपर डाल दी है जिम्मेदारी। आपको खुद बताना होगा अपने निवेश का ब्यौरा ठीक ठीक। ई पोर्टल पर, ई श्रम पोर्टल पर नहीं हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। क्यों नहीं हो रहे हैं, कितने होने थे, कितने हुए, ये जानेंगे। एनएचएआई पर क्यों बढ़ता जा रहा है कर्ज का बोझ। ई कॉमर्स कंपनियों पर क्यों की जा रही है सख्ती। और जीएसटी में होने वाला है बड़ा बदलाव। ये हैं आज कुछ ऐसी खबरें जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं जो झटपट में हम आपको बताएंगे और अंशुमान सर से उस पर टिप्पणी लेंगे। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। इस साल मॉनसून की बरसात ने समय से पहले पूरे देश को कवर कर लिया। राजस्थान के उन हिस्सों में भी मॉनसून की बरसात दर्ज की गई जहां पर सीजन के दौरान अभी तक मॉनसून नहीं पहुंचा था। इस साल मॉनसून सीजन की शुरुआत 8 दिन देरी से हुई थी, लेकिन मॉनसून ने पूरे देश को 6 दिन पहले ही कवर कर लिया। सामान्य तौर पर 1 जून को मॉनसून केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है, लेकिन इस साल 8 जून को मॉनसून केरल पहुंचा था, यानी देर से पहुंचा था, और 2 जुलाई तक पूरे देश को इसने कवर कर लिया। सर, पूरे देश में तो मॉनसून पहुंच गया, लेकिन वितरण की क्या स्थिति है, कहां ज्यादा कहां कम? जो मानसून की बरसात और इसके बीच में साइक्लोन की बरसात मिले जुले होने के कारण जो बारिश का आंकड़ा हमें मिल रहा है, और बारिश का काफ़ी विस्तृत आंकड़ा मिलता है मौसम विभाग की तरफ से जिलों के आधार पर, सब डिवीज़न के आधार पर, उसमें थोड़ी सी गफलत है और उसमें थोड़ा ऊहापोह है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारिश ऐसी है जो साइक्लोन विपराजय के असर से हुई थी और कुछ कम दबाव के क्षेत्र की वजह से हुई थी। तो जिन क्षेत्रों में पहले तेज बारिश हो चुकी है वहाँ अब बारिश की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मानसून की प्रगति देखें तो मानसून भारत के अधिकांश हिस्से को कवर कर चुका है, पूरा हिस्सा कवर हो गया है। लेकिन इस बारिश का जो वितरण है, जो सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है और जिस पर आईएमडी ने भी, अपनी मौसम विभाग ने भी अपनी ताज़ी भविष्यवाणी में या घोषणा में कहा है, वो समझना जरूरी है। पहले हम देखिए कि मौसम विभाग ने क्या कहा है। मौसम विभाग ने कहा कि जुलाई में मानसून थोड़ा रिकवर करेगा। जून का समय निकल चुका है, जुलाई में मानसून की बरसात में बढ़ोतरी होगी। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ज़रूरी है जानना कि मौसम विभाग का एक कहना है, मैं अगर नक्शा देख रहा हूँ, मौसम विभाग का एक कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होगी जुलाई में। जून में भी इन इलाकों में से बहुत बड़े हिस्से में सामान्य से कम वर्षा हुई थी, और यही वो इलाके हैं जहां से भारत में पैडी और पल्सेस की बड़ी फसल आती है। यानी मानसून सामान्य है प्रत्यक्ष रूप से, पर मौसम विभाग ये मान रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े भी नक्शा भी ये बता रहा है कि उड़ीसा, विदर्भ और जो प्रायद्वीपीय इलाके हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया है, जिसमें कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के इलाके, यहाँ पहली बार मानसून में खासी कमजोरी दिखाई दे रही है। अब जुलाई सबसे महत्वपूर्ण महीना है, इस पर नज़र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मानसून जाते हुए भारत में ज़्यादा तेज बारिश करता रहा है, पर इस बार मानसून ने आते हुए तूफान के असर से, विपराजय के असर से काफ़ी बारिश की है। तो मानसून का जब विदा होता है अगस्त और सितंबर में, तब कितनी बारिश होती ये भी देखने की बात होगी। लेकिन पैडी की बुवाई पिछड़ी हुई है, बाकी खरीफ की फसलों की बुवाई ठीक है, पर धान की बुवाई में तेज गिरावट दिखाई दे रही है और ये शायद महंगाई के लिए चुनौती होगी। गेहूं की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खुले बाजार में जिस 4 लाख टन गेहूं बेचने का लक्ष्य रखा था, उसकी पहली खेप 85,000 टन की बिक्री के लिए पहुंच गई। गेहूं की बिक्री पिछले हफ्ते की गई।
नीलामी में ये गेहूं बेचा गया। आने वाले दिनों में गेहूं की बिक्री और हो सकती है। गेहूं के अलावा अरहर दाल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस हफ्ते सरकारी स्टॉक से करीब 50,000 टन अरहर की भी बिक्री हो सकती है। सर, क्या इससे बाजार में कीमतों पर असर पड़ेगा? कीमतों पे असर पड़ा है, क्योंकि अगर मई के महीने में देखें शुभम, तो जब सरकार की तरफ से ओपन मार्केट की सेल नहीं की गई थी, मई के आंकड़े बताते हैं कि वीट की कीमतें करीब करीब 13%, 12.61% के आसपास बढ़ी थी, और राइस की कीमतें भी 11.33% बढ़ी थी। पर इसके बाद जो हमारे पास कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा बता रहा है, हालांकि बाजार में कीमतें इतनी कम नहीं हुई होंगी, पर आंकड़ा सरकार का ये बता रहा है कि गेहूँ की कीमतें करीब करीब 9% कम हुई हैं इस ओपन मार्केट की सेल के बाद, और राइस की कीमतों में भी करीब करीब 4% की गिरावट बाजार में आई है। लेकिन ये दखल या हस्तक्षेप बाजार में जो महंगाई की अंतर्धारणा बनी हुई, खासतौर से खुले बाजार में, और गेहूं की महंगाई एक बार बनती है तो वो तत्काल कई सारे उत्पादों में शामिल होकर हमारे पास पहुंचती है, प्रोसेस्ड फूड में, उसमें कमी होने के संकेत अभी नहीं दिखे हैं। मोबाइल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के बढ़ते चलन को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द एक पॉलिसी तैयार कर सकती है। इसके जरिए टीवी टॉवर के जरिए चैनल का कंटेंट सीधे मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए सरकार प्रसार भारती और ऐसी सेक्टर की निजी कंपनियों से साझेदारी में एक जॉइंट वेंचर कर सकती है। सर, क्या तैयारी है और कैसे काम करेगी ये पूरी व्यवस्था? ये एक नए किस्म का बदलाव है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसकी तैयारी शुरू हो रही है प्रसार भारती की तरफ से, यानी जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है, सरकारी प्रसारक है, उसकी तरफ से हो रही है। इस तकनीक को तकनीकी भाषा में डायरेक्ट टू मोबाइल कहा जाता है। अभी आप जिस OTT कंटेंट का नेटफ्लिक्स से, अमेजन प्राइम से या बाकी किसी चैनल से अपने मोबाइल पर देखते हैं, वो इन कंपनियों के सर्वर से, इन कंपनियों के एप्लीकेशन से आता है। लेकिन अभी IIT कानपुर के साथ मिलकर सरकार ने एक नई तकनीक और नई सर्विसेज का ट्रायल किया है, जिसमें कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट की डिलीवरी सीधे मोबाइल पर की जा सकेगी। यानी ये कंटेंट आपके मोबाइल के सिग्नल के जरिए आपके मोबाइल पर बीम होगा। इसकी तैयारी की गई। अभी जो कंटेंट आ रहा है ये किसी थर्ड पार्टी सर्वर से आ रहा है, और ये काम पहले प्रसार भारती के साथ शुरू किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि जो राष्ट्रीय महत्व की खबरें हैं, प्रसार भारती की सूचना है, उन्हें सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचाया जा सके। इसकी एक और वजह भी है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में जो सरकारी प्रचार माध्यमों की खबरें वो दिखती नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें किसी प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। प्रायोगिक तौर पर इसका परीक्षण IIT कानपुर के साथ हुआ है और इसके फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशों में किए गए निवेश की सही जानकारी देने की जिम्मेदारी अब करदाताओं पर है। सरकार ने ये तैयारी की है। सरकार का कहना है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में कोई निवेश करता है तो इसकी जानकारी वो खुद सरकार को रिटर्न फाइल करते समय दे। सरकार ने इस साल के बजट में LRS के तहत विदेशी टूर पैकेज पर TCS में भी कुछ बदलाव का ऐलान किया था। नए बदलाव 1 जुलाई से लागू होने वाले थे। सर, क्यों सरकार ऐसा कर रही है कि जानकारी देने की जिम्मेदारी पूरी करदाताओं पर डाली जा रही है? हाँ शुभम, अगर आप लोगों ने इस हफ्ते का इकोनॉमिक मनी 9 के ऐप पर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अब सरकार ये सख्ती करने जा रही है कि भारत से जो बाहर पैसा जाता है वो निवेश के लिए जा रहा है या संपत्ति बनाने के लिए, इसकी जानकारी दी जाए। और ये इसलिए किया जा रहा है कि भारत से पिछले 7-8 सालों में बड़ी संख्या में वेल्थ माइग्रेशन हुआ है। कई सारे सुपर रिच और अमीर हर साल भारत छोड़कर जा रहे हैं, 6 से 7 हज़ार लोग। उनकी संख्या छोटी है पर संपत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली ऑफिस बन रहे हैं जहाँ पर यहाँ भारत में कमाई गई संपत्ति वहाँ के जरिए वेल्थ क्रिएट करने में की जाती है। सरकार फैमिली ऑफिस पर भी सख्ती करने जा रही है। ये बात हमने पिछले सप्ताह आपको मनी सेंट्रल में बताई थी। और उसी श्रृंखला में, उसी पैटर्न में अब जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, यानी इस कानून के तहत विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जाते हैं, उस बारे में आपने उसका निवेश कहाँ किया है, खर्च के बारे में जानकारी, तो लिमिट से ज़्यादा अगर है तो खर्च के बारे में भी जानकारी, और उसका निवेश आपने कहाँ किया है, क्या उसका बिजनेस निवेश है या आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, वेल्थ खरीदना चाहते हैं, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, सरकार को बतानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं होने पर फाइन और जेल भी हो सकती है। अब यहाँ एक दिलचस्प दुविधा सरकार के नियमों में दिखेगी आने वाले समय में, जैसे हमने TCS के मामले में देखी थी कि सरकार लागू करने के बाद उसे लागू करने से पीछे हट गई, क्योंकि बहुत सारा निवेश आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट के तहत भी भारत से बाहर जाता है, जिसमें भारतीय कंपनियां विदेश में जाकर निवेश भी करती हैं। उसे कैसे संभाला जाएगा? और LRS के तहत जो पैसा जा रहा है और भारत की कोई कंपनी अगर विदेश में निवेश कर रही, कोई चीज़ खरीद रही है, या कोई व्यक्तिगत रूप से विदेश में जाकर निवेश कर रहा है, तो उसे बहुत सारी और जाँच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पर ऐसा दिखता है कि रिजर्व बैंक और सरकार इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित और आशंकित है कि भारत से वेल्थ का माइग्रेशन हो रहा है और वेल्थ विदेश में जा रही है। फैमिली ऑफिस के लिए भी नियम
नियम बदलने की तैयारी चल रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए बने ई श्रम पोर्टल पर बीते एक साल के दौरान रजिस्ट्रेशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश भर से 38 करोड़ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के मकसद से सरकार ने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अगस्त 2021 में की थी। उसके बाद मार्च 2022 तक पोर्टल पर 27 करोड़ लोगों से ज़्यादा के रजिस्ट्रेशन हो गए थे, लेकिन उसके अगले एक साल में सिर्फ 1 करोड़ 17 लाख लोगों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। पोर्टल पर लक्ष्य था 5 करोड़ का, जो पूरा नहीं हुआ। सर, क्यों नहीं हुए रजिस्ट्रेशन और पहले इतनी तेजी से क्यों हुए? शुभम, आप जो लोग मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं या मनी नाइन के नियमित दर्शक हैं, उन्हें याद होगा कि बजट के दौरान हमने आपको बजट से उम्मीद रखने वालों की चिट्ठियां सुनवाई थी, और उसमें एक चिट्ठी एक दिहाड़ी मजदूर की भी थी। उस दिहाड़ी मजदूर ने अपनी चिट्ठी में लिखा था वित्त मंत्री को कि वित्त मंत्री महोदया, ई श्रम पोर्टल पर मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ भी मदद मिल जाती उससे किसी भी तरीके की, तो शायद कोई आर्थिक मदद मिलती तो ई श्रम पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो उसने किसी तरह से कोशिश करके कराया था वो सकारात्मक होता, और वैसा ही हुआ। ई श्रम पोर्टल बनाया गया, इस पोर्टल पर लोगों से रजिस्ट्रेशन लिए गए, पर इस रजिस्ट्रेशन का कोई प्रत्यक्ष लाभ श्रमिकों को उपलब्ध नहीं हुआ, और इसी वजह से ये स्कीम धीमे धीमे अपनी लोकप्रियता खो गई। अब जो ताजे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने पंजीकरण तो कराए, सरकार को डेटा भी दिया, पर उन सूचनाओं का, उन पंजीकरण का उसके बदले कोई फायदा, किसी तरीके की स्कीम या प्रोत्साहन अभी ई श्रम पोर्टल के जरिए शुरू नहीं किए गए। देश में राजमार्ग बनाने वाली सरकार की कंपनी NHAI पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, और अनुमान है कि अगले 5 वर्षों के दौरान कंपनी की तरफ से कर्ज की किस्त चुकाने की रकम दोगुनी हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक NHAI पर 3.43 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। कंपनी ने करीब 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज का भुगतान किया। अनुमान है कि 2027-28 तक, यानी वित्त वर्ष 2028 जो होगा, तब तक कंपनी का सालाना 62,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे केवल किस्त चुकाने पे। हालांकि तब तक टोल से भी कुछ कलेक्शन बढ़ेगा, इसका भी उम्मीद है, इसका भी अनुमान है। सर, कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है? NHAI का किस्सा हम आपको सुना चुके हैं। NHAI का पूरा रोड डेवलपमेंट मॉडल इस सरकारी डेवलपर को, या सरकार देश के सबसे बड़े डेवलपर को, उसने ले जाकर गहरे कर्ज के जाल में फंसा दिया है, और उस कर्ज से जाल से उबरने की कोशिश में सरकार ने पिछले 2 साल से NHAI को बाजार से कर्ज लेने से रोक रखा है। ध्यान रखना जरूरी शुभम कि पिछले 2 साल से NHAI ने कोई नया कर्ज नहीं लिया, ये वही पुराना कर्ज है जिसकी देनदारी बढ़ती चली जा रही। इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट भी आया जो NHAI को दिया गया सड़कें बनाने के लिए, उसका कर्ज भी शामिल है। फिलहाल NHAI की परिस्थिति ये है कि उसका टोल कलेक्शन उसके कर्ज पर ब्याज चुकाने भर के लिए पर्याप्त है, बल्कि उतना भी पर्याप्त नहीं है, और इसलिए NHAI को अपनी बनाई हुई सड़कें गिरवी रखकर बेचकर, जो बनी हुई सड़कें या बनाती हुई सड़कें उन्हें बेचकर गिरवी रखकर पैसा जुटाना पड़ रहा है। NHAI की वित्तीय स्थिति को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं काफ़ी चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों में टीम वीवर और एनीडेस्क जैसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पर रोक लगा दी है। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्टिन ने इस तरह के सॉफ्टवेयर पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सर, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? पिछले दिनों में सरकारी नेटवर्क में हैकिंग और सेंध की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, चूँकि कंपनियों के तरह से सरकार के भी दफ्तर पूरे देश में फैले हुए हैं, और उसमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जो टीम व्यूअर, एनीडेस्क या एनीमाई एडमिन तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें कि सर्विस देने वाली कंपनियां जो सरकार के नेटवर्क्स चलाती हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। सर्टिन का मानना है कि इससे साइबर सिक्योरिटी को गहरा खतरा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी के हैं और बाहर से हैं, और इनके जरिए बहुत सारी सूचनाएं लीक होने का या उन सूचनाओं की सुरक्षा का खतरा है, और इसलिए सर्टिन ने इन सॉफ्टवेयर्स पर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है टीम व्यूअर को सरकारी विभागों में। अब सरकारी विभाग इसके बाद क्या अल्टरनेट लेकर आएंगे, और उन जिन कामों के लिए आमतौर पर रिमोट लोकेशन से किसी प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए एनीडेस्क जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कोई बाहर बैठे हुए व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके, वो कैसे होगा ये देखना होगा। पर इन दोनों सॉफ्टवेयर पर संदेह लग रहा है सरकारी नेटवर्क से सूचनाएं चुराने का। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप भी शॉपिंग करते होंगे, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हथकंडे नहीं अपना सकेंगे जिनके जरिए ग्राहकों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जबरदस्ती कोई सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए। उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इस तरीके के हथकंडे रोकने के लिए कहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, स्विगी, जोमेटो जैसे तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस ना करें जिनकी वजह से
उपभोक्ता को ये महसूस हो या उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसको ज़बरदस्ती किसी सामान को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर, ऐसे हथकंडे थे कौन से दरअसल जिन पर रोक लगाने की बात चल रही है? ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर को जानना इसलिए ज़रूरी है कि शायद आप ये डार्क पैटर्न्स, इनको ई कॉमर्स की भाषा में डार्क पैटर्न्स या डार्क टैक्टिक्स कहते हैं, यानी ये ऐसे छद्म तरीके हैं जिनके जरिए आपको खरीद के लिए बाध्य किया जाता, प्रेरित और प्रोत्साहित से कहीं आगे की चीज़ें बाध्य किया जाता। ये कैसे होता है? आप भी अगर ई कॉमर्स पर शॉपिंग करते तो आप देखते होंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट बुक किया और कंपनी कहती कि इसके स्टॉक में केवल 2 ही पीसेस बचे हुए हैं, इसे आप तत्काल खरीद लीजिए। कंपनी आपसे जब आप किसी प्रोडक्ट को बुक कर रहे होते हैं तब ये दिखाया जाता है कि पिछले 1 घंटे में इतने सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया है। अमेज़न जैसी वेबसाइट्स किसी प्रोडक्ट को बुक करते समय नीचे देती हैं कि पिछले 2 घंटे में इतना सामान इस वेबसाइट पर बिका है। ये वो डार्क पैटर्न्स हैं जिसके जरिए आपके खरीद के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश की जाती है कि आप किसी तरह से उस उत्पाद को खरीद लें। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें कन्फर्म शेमिंग है। अगर आपने अपने आप को अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और उसको कार्ट में ट्रांसफ़र किया और आपने उसको फाइनली बिल तक नहीं पहुंचाया तो आपको बार बार इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा या बाध्य किया जाएगा कि अगर आप नहीं करते तो पैसे बढ़ जाएंगे या कॉस्ट बढ़ जाएगी। फोर्स करना कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद कर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लें। सब्सक्रिप्शन के तरह तरह के ट्रैप बना देना कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है और इस प्रोडक्ट को आगे सब्सक्राइब करना है। खासतौर से बहुत सारी ग्रॉसरी कंपनियां ऐसा करती हैं कि जब आप प्रोडक्ट बुक करने जा रहे हैं तो उसके साथ वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा देती हैं। किसी प्रोडक्ट को आपने मान लीजिए कोई फूड सप्लाई ली और उसको आप सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर कई शिकायतें, कई चिट्ठियाँ कंज्यूमर उपभोक्ता मंत्रालय के पास पहुंची हैं और इसलिए ई कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि ये सारे डार्क पैटर्न जिनके जरिए वो आपकी खरीद को प्रभावित करते हैं, इन्हें रोक दिया जाए। अगर आपको नहीं पता है तो इसको सुनने के बाद आप ध्यान रखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, किसी ई कॉमर्स कंपनी से बुक कर रहे हैं और उसके नीचे वो लिख रही है कि पिछले 1 घंटे में इसके 100 पीस बिक चुके हैं या अगर आपने इसे नहीं खरीदा तो इसकी कीमत अगले 24 घंटे में बढ़ने वाली, तो ध्यान रखिए ये आपको ट्रैप करने की कोशिश है। सर, अब अगर मान लीजिए कि ट्रैप करने की कोशिश पता चल जाती है, ग्राहक को उसे पता चल जाता है हाँ इस तरीके की बात सुनी थी और ये नहीं होना चाहिए, तब ग्राहक क्या करें? एक तरीका निकाला है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक 1915 करके एक टोल फ्री नंबर दिया है। इस नंबर पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं खरीदते समय कि आपको इस तरह से ट्रैप किया गया, इन डार्क पैटर्न्स में फंसाया गया, फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट की गई, तुरंत खरीद डाली है, ऐसी बातें कही गई। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी एक नंबर है जिसमें नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी 195 पर फ़ोन करके और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ दिखा है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हुए। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है जीएसटी से जुड़ी। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीआईसी ने इस पर लगाम लगाने की नई योजना बनाई है। इसके तहत अब क्या होगा? इसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन में अब तक जो काम नहीं होता था, जैसे बायोमेट्रिक डिटेल लाइए, जियो टैगिंग कराइए, इस तरीके की नई चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। सीबीआईसी की तरफ से जांच में देश भर में अभी तक 12,500 फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए हैं। 12,500 फर्जी रजिस्ट्रेशन का मतलब 12,500 फर्जी कंपनियां सामने आई हैं। बीते 2 महीने में की गई कार्रवाई में अभी तक 60,000 संदिग्ध इकाइयों की पहचान की गई है, जिनमें करीब 50,000 इकाइयों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। ये संदिग्ध इकाइयों का वेरिफिकेशन अगर हो रहा है तो जो मौजूदा लोग हैं उनको भी दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल फर्जी कंपनियां नहीं मिली हैं। आपको ध्यान होगा मनी सेंट्रल में हमने आपको इससे पहले ही बताया था, घोटाले ही घोटाले, लगातार घोटाले भी खुल रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स चोरी के मामले भी इन फर्जी कंपनियों के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। सर, अब पहला सवाल ये कि जीएसटी में बदलाव क्या होने जा रहा है? जीएसटी में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और बदलाव की वजह से, क्योंकि जीएसटी का पूरा सिस्टम अब जीएसटी के अधिकारियों की निगाह में ही काफ़ी मुश्किल और चुनौती से भर गया है। इसमें 2 तरीके के फ्रॉड दिख रहे हैं। एक तो ये फर्जी कंपनियां बनाने का फ्रॉड है, जैसा आपको शुभम ने बताया कि जो 60,000 का सैंपल कलेक्ट किया गया उसमें 25% कंपनियां फर्जी पाई गई। तो करीब 12,000 से 13,000 कंपनियां ऐसी थीं जो फर्जी ही हैं पर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अब आप उनको फर्जी नहीं कह सकते क्योंकि जीएसटी का पंजीकरण उनके पास है, वो टेक्निकली जायज़ कंपनियाँ हैं पर वो फर्जी कंपनियाँ हैं। दूसरी जीएसटी की बड़ी समस्या ये कि इन तमाम कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलने में फ्रॉड किया है। वो काम करती नहीं जिस काम के लिए उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूल लिया है। उन्होंने किसी दूसरे के लिए खरीद की है और उस खरीद के बदले टैक्स की वसूली या जो इनपुट टैक्स की वसूली अपने लिए कर ली। इन दोनों परिस्थितियों में जीएसटी का जो पूरा इतिहास है, जीएसटी का जो पूरा प्रीमाइस था या जीएसटी का जो पूरा आधार था जिसके आधार पर से ट्रांसपेरेंट
डिजिटल डेटा ड्रिवन सिस्टम माना गया था, वो पूरा आधार सा हिल गया है। तो इसलिए अब दो बड़े सुधार किए जा रहे हैं। पहला सुधार ये होने जा रहा है कि जीएसटी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाएगा, यानी जीएसटी की कंपनी के मालिक को, जो जीएसटी की कंपनी चला, जिसके पास कोई कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जीएसटी कानून के तहत जो व्यवस्था आने वाली, जैसा जीएसटी की तरफ से बताया गया, उसमें यह माना जा रहा है कि वो कंपनियां जो रिस्की हैं कैटेगरी में है, जिन्हें जीएसटी ने अपनी जांच में पाया है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी करने की संभावनाओं से, खतरों से भरी हो सकती है, या जिन्हें इनपुट टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया है, उनके लिए अनिवार्य रूप से उनके मालिकों को जाकर किसी आधार जैसी व्यवस्था में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब एक नई चुनौती उन कंपनियों के लिए है। संकेत यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में आने वाली ज़्यादातर बड़ी कंपनियों को इसमें आगे चलकर शामिल किया जा सकता, ताकि पता रहे कि वो कंपनी का मालिक कौन है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पैन और आधार के नंबर चुरा कर बहुत सारी कंपनियां क्रिएट की गई नोएडा में, देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनके आधार जिनको बेस बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली की गई। सर आगे अगली बात जियो टैगिंग की है। चलिए बायोमेट्रिक तो हो गया कि मालिक आएंगे, अपने अंगूठा लगाएंगे, अपनी आंखों का स्कैन कराएंगे और बायोमेट्रिक हो जाएगा। जियो टैगिंग क्यों की जा रही है? जियो टैगिंग और ज़्यादा बड़ा काम है, और जियो टैगिंग में कोई छूट ऐसी नहीं दिखती। जियो टैगिंग सारी कंपनियों की जाएगी, यानी जो जितनी भी कंपनियां जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, बहुत बड़ी संख्या जीएसटी कंपनियों की, उनके सबके का जो भौगोलिक सत्यापन है उसके लिए जियो टैगिंग की जाएगी। यानी उनका डेटाबेस जहाँ से भी रजिस्टर्ड है, उनके बारे में पता बताना होगा कि वो ज्योग्राफिकली किस शहर में, किस गांव में, किस कस्बे में लोकेटेड है। अभी जो होता है उसमें कंपनी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करती है रजिस्ट्रेशन में, उस डॉक्यूमेंट में वो लिखती है कि वो कहाँ की कंपनी है, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ काम कर रही। ऐसा भी पाया गया कि हमने आपको बताया मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड में कि कंपनी ने इनपुट टैक्स वसूली और कारोबार कहीं दूसरी जगह दिखाया, रजिस्टर वो किसी दूसरी जगह थी, काम कहीं दूसरी जगह से कर रही थी। तो इसके बाद उन सारी कंपनियों का जिनका पंजीकरण हो चुका है, उनकी जियो टैगिंग भी जीएसटी के डेटाबेस में होगी, ताकि पता चले कि वो कहाँ पर मौजूद थी। अगली बड़ी बात सर कि अब जो मौजूदा व्यापारी, ठीक है, नए में ये होगी तो होगी, फर्जी पकड़ गए तो पकड़ गए, क्या मौजूदा व्यापारियों पर भी कोई असर पड़ेगा? मौजूदा व्यापारियों में जियो टैगिंग तो उन लोगों के लिए भी अनिवार्य की जा रही है, ऐसा लग रहा है, जो मौजूदा व्यापारी हैं। और जो इनपुट टैक्स रेट वाली कंपनियां, उसमें ये बात जीएसटी प्रशासन के अपने विवेक पर है, डिस्क्रिएशन पर है कि किन कंपनियों को चुनकर उन्हें बायोमेट्रिक्स के लिए लेके आता है। पर जो समग्र रूप से देखें तो जीएसटी का जो पूरा सिस्टम जो सहजता पर आधारित था, उसमें उलझनें बढ़ती जा रही हैं, उसमें चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब ये पता नहीं कि इसके नोटिफिकेशंस जब आएंगे तब व्यापारियों से या बाकी लोगों से क्या क्या और चीज़ें करने के लिए कहा जाएगा। पर जीएसटी का प्रशासन थोड़ा परेशान सा दिखता है जीएसटी के में इतनी बड़ी टैक्स चोरी को लेकर, क्योंकि जीएसटी को इस बिना पर बनाया गया था कि टैक्स चोरी नहीं होगी, टैक्स का लीकेज रोका जा सकेगा, लोग टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। तो टैक्स की चोरी की जगह इनपुट टैक्स की चोरी शुरू हो गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी शुरू हो गई। जीएसटी में कुछ और भी बड़े बदलाव हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने वाली है, उसमें भी शायद कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। तो ये ढांचा, जीएसटी का ढांचा एक बार 6 साल बाद, 5 साल बाद तेजी से पूरे नए स्वरूप में आ रहा है और कई महत्वपूर्ण बदलावों की तरफ बढ़ रहा है। चीन की करेंसी युआन में गिरावट को देखते हुए चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने यहाँ कई विदेशी बैंकों का सर्वे किया है। जून के दौरान हुए सर्वे में डॉलर के डिपॉजिट पर बैंकों की तरफ से दिए जा रहे इंटरेस्ट रेट की जांच की गई है। चीन के केंद्रीय बैंक ने विदेशी बैंकों को निर्देश दिया है कि डॉलर डिपॉजिट पर ब्याज दरों को घटाएं। चीन की करेंसी युआन ने इस साल लगातार गिरावट दिखाई है। 2023 में युआन अब तक 5% से ज़्यादा टूट चुका है और डॉलर के मुकाबले ये 8 महीने के निचले स्तर पर। इतनी गिरावट क्यों युआन में सर? जनवरी के बाद से युआन में बहुत तेज गिरावट आई और युआन एशिया की सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाली करेंसीज़ में है। आप एक बार सुनेंगे युआन की कमज़ोरी तो आपको लगेगा कि चीन तो युआन की कमज़ोरी चाहता है, क्योंकि युआन कमज़ोर होने से उसका निर्यात सस्ता होता है और वो दुनिया के बाजार में सबसे बड़ा निर्यातक है। पर यहाँ एक आंकड़ा इस सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, इसकी चुगली खाता है, क्योंकि युआन कमज़ोर होने के बाद भी चीन के निर्यात में कोई बड़ी बढ़ोतरी पिछले दिनों में नहीं दिखाई दी। ऐसा इसलिए हो रहा है शुभम कि दुनिया भर के बैंक अब युआन में सेल ऑफ कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीदें धीमे धीमे धूमिल हो रही हैं। कोविड के असर के कारण, बाकी चीज़ों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने की संभावना है। इसलिए पूरी दुनिया के बैंकों ने चीन के युआन में बिकवाली की है। और दूसरी बड़ी बिकवाली की है फॉरेन फंड्स ने, जो चाइना के सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश के लिए। जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं पिछले 4 महीनों में जितने भी विदेशी फंड्स थे, उन्होंने जो चीन के सॉवरेन बॉन्ड्स थे जिनमें निवेश कर रखा था, उनमें भी बिकवाली करके
पैसा निकाला है और उसे दूसरी एसेट्स में ट्रांसफ़र किया है, अमेरिकन एसेट्स में और बाकी जगह। इन दोनों वजहों ने चीन की मुद्रा जो युआन है उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर कर दी और इसलिए उसमें तेज गिरावट दिखाई दे रही। और इसलिए चीन की सरकार ने विदेशी बैंकों का सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि आखिर युआन में ये स्पेकुलेशन या ये सेल-ऑफ कहाँ से आ रही है, ये देखने की कोशिश की। और इसलिए युआन को लेकर थोड़ी दुनिया के बाज़ार में चिंताएं बढ़ी हैं। आगे चलते हैं पाकिस्तान की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का कर्ज देने को तैयार हो गया है। जुलाई के मध्य तक आईएमएफ के बोर्ड की ओर से इसको मंजूरी मिलना अभी बाकी है। गंभीर भुगतान संकट और घटते विदेशी मुद्रा भंडार का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की ओर से बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सर, एक कर्ज तो मिल गया, लेकिन किन शर्तों पर मिला? बेहद सख्त शर्तें थी। आपने पिछले पूरे साल देखा कि पाकिस्तान को अपने यहाँ बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, टैक्स बढ़ाना पड़ा, खर्च काटने पड़े। उसके बाद ये 3 बिलियन डॉलर की सहायता आईएमएफ से अंततः मिली। बेहद लंबी कवायद पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रही है। उसके बाद ये सहायता पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इससे कितना मदद मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी, अगले कुछ महीनों में पता चलेगा। महंगाई की दर 30% से ऊपर है, डिफ़ॉल्ट का खतरा है। इसके साथ एक पेंच और भी है कि यह सहायता अगले 9 महीने तक बांटी जाएगी। अब पाकिस्तान की जो दूसरी मुश्किल है, यहाँ से मुश्किल ख़त्म नहीं होती। दूसरी मुश्किल यहाँ से पाकिस्तान की शुरू होती है कि 2019 में उसे 6.5 बिलियन डॉलर का एक पैकेज दिया गया था आईएमएफ की तरफ से, 6.5 बिलियन डॉलर का। उसकी 2.5 बिलियन डॉलर की एक किश्त अभी पेंडिंग है आईएमएफ से रिलीज़ होने को लेकर। अब जद्दोजहद इस बात की है कि 3 बिलियन डॉलर का एक पैकेज और 2.5 बिलियन डॉलर की एक किश्त, 2.5 बिलियन डॉलर की किश्त, ये दोनों कब तक रिलीज़ होंगी। लेकिन तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो लगभग डिफ़ॉल्ट के करीब जा रही थी कगार पर थी, वहाँ उसे महत्वपूर्ण राहत मिल गई है। और ये राहत चीन के साथ आने के बाद दोहरी हो जाती है, क्योंकि चीन ने भी हाल में पाकिस्तान को कई तरीके की रियायतें दी हैं। तो पाकिस्तान का संकट डूबते पाकिस्तान को आईएमएफ ने फिर से उबार लिया। और पाकिस्तान दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में है जो आईएमएफ से बार बार सहायता लेने वालों की सूची में सबसे ऊपर है। आईएमएफ लगातार हर 3-4 सालों के बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए जाता रहता है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की तरफ। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने छोटी कारों की इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए अपने डीलर्स को प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है। कंपनी की तरफ से डीलर्स को छोटी कारों की सप्लाई की जाएगी और गाड़ियां 30 दिन में अगर नहीं बिकी तो डीलर की तरफ से उन खरीद के लिए उठाए गए ब्याज के बोझ को कंपनी उठाएगी। अगर डीलर गाड़ियों को बेचने का लक्ष्य समय पर पूरा करता है तो कंपनी उसे अगले अलग से इंसेंटिव भी देगी। ऑल्टो, वैगनार, सेलेरियो, एक्सप्रेसो जो छोटी गाड़ियां हैं, इनके लिए ये सुविधा कंपनी की तरफ से दी गई है। देश का शेयर बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स ने 65,247 की नई ऊंचाई बनाई, नया स्तर छुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी ने 19,333 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। ये तेजी के पीछे एक बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार हो रही खरीदारी है। इस साल अप्रैल से जून के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया जा चुका है। जून में भी 45,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की गई। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 53 दवाओं की कीमतों पर कैपिंग लगा दी है। कैपिंग लगा दी मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, जिस वजह से इनमें कई दवाएं सस्ती हो जाएंगी। खासकर डायबिटीज़ और एंजाइटी से जुड़ी दवाएं इसमें शामिल हैं। इस सिलसिले में एनपीपीए ने पिछले हफ्ते अधिसूचना जारी कर दी है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने ऑफशोर सिंडिकेट लोन के जरिए, ऑफशोर सिंडिकेट क्या मतलब कि कई बैंकों का एक सिंडिकेट होगा, ग्रुप होगा जो लोन देगा, के जरिए 1 से 1.5 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी कई बड़े ग्लोबल बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल स्वीडन की कंपनी इरिक्सन से 5G नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को खरीदने में करेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें 10 से 23 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई। बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। हालांकि पीपीएफ में ज़्यादा ब्याज मिलने की उम्मीद कर रहे निवेशकों को हताशा हाथ लगी है। ये जो बदलाव किए गए, ये बेसिकली बड़ा बदलाव जो किया गया वो 5 साल की जो एफडी होती है पोस्ट ऑफिस में, उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाई गई है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? झटपट की खबरों में 2 ऐसी खबरें हैं जिन खबरों में, जिन कंपनियों के बारे में, उनके बारे में आप इस तरीके की खबर की उम्मीद नहीं करते होंगे। आप सोचिए, मारुति की छोटी कारें नहीं बिक रही हैं।
छोटी कार कंपनी की छोटी कारें ही नहीं बिक रही, जो कंपनी भारत में छोटी कारें बनाने के लिए लाई गई थी। तो अब मारुति को अपने डीलर्स को की वर्किंग कैपिटल पर ब्याज का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है। यानी अगर कोई डीलर छोटी कार की इन्वेंट्री तैयार करता है एस्प्रेसो आल्टो को, तो उसके बदले जो कर्ज ले रहा है उस पर कर्ज का ब्याज कंपनी भरेगी और वो उस कार को बेचने की कोशिश करेंगे। छोटी कारों का बाजार की हालत इस खबर से दिखाई देती है कि देश की सबसे बड़ी छोटी कार कंपनी कारें नहीं बेच पा रही। दूसरी खबर जियो को लेकर है। जियो को कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ गई है, $1.5 बिलियन का कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ गई है। रिलायंस तो डेट फ्री कंपनी है, जियो उसका हिस्सा है, पर जियो को एक कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि 5G नेटवर्क में बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी है और 5G नेटवर्क का एक्सपेंशन चाहिए। एरिक्सन से बात चल रही और इस ज़रूरत के लिए रिलायंस की इस कंपनी को करीब करीब अगर आप भारतीय करेंसी में माने तो 8,200 करोड़ से 12,330 करोड़ रुपए तक का नया कर्ज लेना पड़ेगा, तब जियो की 5G नेटवर्क आगे बन पाएगा। मतलब इसका क्या है कि अब जियो कर्ज में जाएगी और टैरिफ को लेकर जो दरों को लेकर या जो मोबाइल दरें हैं उनको लेकर नज़रिया थोड़ा बदलेगा और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि 12,330 करोड़ रुपए का कर्ज ब्याज का भुगतान भी लेकर आएगा, ब्याज की देनदारी भी लेकर आएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। खबरें कुछ और भी हैं, वो खबरें आपको मिलेंगी मनी 9 की वेबसाइट पर। आपको आज की 2-3 बड़ी खबरें बताता हूँ। आज LIC की एक स्कीम का रिव्यू किया है हमारी टैक्स टीम ने। आप वहाँ जाइए और LIC की इस स्कीम के बारे में जानिए। धन वृद्धि, आपने नाम सुना होगा। ये स्कीम आपको लेनी चाहिए या नहीं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन लोगों के लिए सही है, किन के लिए सही नहीं है। प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू आपको मिलेगा मनी 9 की वेबसाइट पर। पर्सनल लोन लेते समय जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो आज आपको वेबसाइट बता रही है। LPG पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, एग्रीकल्चर सेस भी लागू हुआ है। इससे क्या आप पर असर पड़ेगा? आपके घर में आने वाला रसोई सिलेंडर क्या महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ये आप जानिए। सेबी ने किन दिग्गज कंपनियों पे जुर्माने लगाए हैं? कहीं इसमें वो कंपनी तो नहीं जिसका शेयर आपने खरीद रखा था, शेयर बाजार में उसका क्या हाल हुआ? ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी आज मनी 9 की वेबसाइट पर। एक और खबर बताता हूँ, गोल्ड लोन अगर आपने ले रखा है, उसकी EMI से चूक गए हैं, तब क्या होगा? क्या आपको चिंता करनी चाहिए? उसके कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं और कैसे आप उससे बचें? ये सब कुछ आप आइए मनी 9 की वेबसाइट पर देखिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर आऊँगा शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल की नई किस्त लेकर, नया संस्करण लेके। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज